प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत ही सारे खर्चे, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज और कई टैक्सेस हो जाते हैं, जिनकी वजह से हम में से बहुत लोग 100 बार सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाएं भी या नहीं। तो ऑल्दो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपके लिए ऑडिटर कंपलसरी है, बट स्टिल अगर आप टैक्स प्लानिंग खुद से समझना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। हम पहले डिस्कस करेंगे प्राइवेट लिमिटेड में कितने टैक्सेस होते हैं, फिर 15 तरीके जिससे आप अपने टैक्स बचा सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्पेशल स्कीम्स जो सिर्फ एक रजिस्टर्ड कंपनी के लिए ही एप्लीकेबल है। और लास्ट में ना मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आप कोई गलती ना करो टैक्स बचाने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं प्राइवेट लिमिटेड में टैक्सेस कितने होते हैं इस चीज से। तो कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर कितना है या रेवेन्यू कितना है, इस पर डिपेंड करता है टैक्स स्लैब। अगर टर्नओवर 400 करोड़ से कम है एक साल का, तो उस केस में आपका इनकम टैक्स होता है 25% और 400 करोड़ से ज्यादा है तो हो जाता है 30%। इसके अलावा सरचार्ज और सेस भी लगते हैं जो डिपेंड करता है कंपनी की इनकम के ऊपर, टर्नओवर नहीं, इनकम के ऊपर। तो मैंने एग्जांपल्स के साथ डिटेल्स में समझाया है कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी बनने वाली है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप अच्छे से इस वीडियो को जाकर जरूर चेक करना, ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं टैक्स सेविंग्स के कुछ जबरदस्त तरीकों की। सबसे पहले तो आप खुद को पेमेंट देकर भी टैक्स बचा सकते हो। तो खुद को पेमेंट देने वाले तरीकों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप खुद को एक सैलरी दे सकते हो। तो एक डिसाइडेड सैलरी के हिसाब से आप जो भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसके बदले में आप पैसा ले सकते हो। तो ये कंपनी के खर्चों में काउंट हो जाएगी, कंपनी में टैक्सेबल नहीं है। बट आप सैलरी लेने के बाद किसी भी और इनकम की तरह इंडिविजुअल टैक्सेस के अकॉर्डिंग आप उस पर टैक्सेस पे करोगे एज योर ओन इंडिविजुअल सैलरी। आप अपने आप को कितनी सैलरी दो ना, ये आप डिसाइड कर सकते हो इस बेसिस पे कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। उसके अलावा आप अपने इंडिविजुअल टैक्सेस भी डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने डिडक्शंस ले रहे हो, कितना इंडिविजुअल टैक्स भरने तक ओके है rather than leaving it to company। तो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके आप अपनी एक सैलरी डिसाइड कर सकते हो, आप और सभी डायरेक्टर्स। सैलरी ही नहीं, आपको एक सिटिंग फी भी मिलती है। तो देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स करवाना होता है कंपल्सरी, और उस बोर्ड मीटिंग में बैठने के लिए आप सिटिंग फी ले सकते हो 1 लाख रुपए तक की। तो सैलरी और ये मिलाकर आप देख सकते हो कि आपको कितना अमाउंट चाहिए। अब अगर आपको कंपनी के लिए स्पेस रेंट ना करके खरीदनी है तो आप उसको कंपनी के नाम पे ना खरीद के अपने इंडिविजुअल नाम पे खरीद सकते हो और उसके बाद आप कंपनी को रेंट पे दे सकते हो। तो आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो आपको उस पर्टिकुलर स्पेस के लिए रेंट पे करेगी। और रेंटल प्रॉपर्टी पे तो आपका टैक्स कम लगेगा क्योंकि रेंटल इनकम पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है अप टू 30%। तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी ही है। तो अपने साथ साथ कुछ और लोगों की सैलरीज की भी बात कर लेते हैं। अब हो सकता है कि आपकी जो मदर है वो एक MBA है और वो आपकी कंपनी में एज अ कंसल्टेंट काम कर सकती हैं, या फिर मे बी आपकी वाइफ एक अकाउंटेंट है और वो आपकी कंपनी को अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। तो उनको जॉब रोल पे रखकर आप उनको भी सैलरी दे सकते हो। घर का पैसा घर पे रहेगा और उससे कंपनी के टैक्स भी बच जाएंगे। तो एसेंशियली आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर या रिलेटिव जो आपकी कंपनी में काम करने की कैपेसिटी में है, तो उनको उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट सैलरी दे सकते हो। एंड जस्ट लाइक सैलरी, अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे भी प्रॉपर्टी है तो आप उनको रेंटल इनकम भी दे सकते हो कंपनी की तरफ से। अब रिलेटिव्स ही नहीं, आप बाहर की एम्प्लॉइज को भी जो सैलरी दे रहे हो ना, वो भी आपके टैक्सेबल नहीं होती है, वो भी आपके खर्चों में से डिडक्ट हो जाती है। लेकिन सैलरीज के अलावा एक स्पेशल प्रोविजन और है अंडर सेक्शन 80 JJAA। तो इस सेक्शन में क्या होता है ना कि अगर आप एडिशनल एम्प्लॉइज हायर कर रहे हो, एडिशनल बोले तो जैसे कि आज आपकी कंपनी में 25 एम्प्लॉइज हैं, आप 30 करना चाहते हो तो 5 आपने एक्स्ट्रा हायर किए, उन पर्टिकुलर एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कंपनी में अभी 10 एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए, आपने उन 10 की जगह नए हायर कर लिए, वहाँ पे ये सेक्शन नहीं एप्लीकेबल होगा। सिर्फ और सिर्फ जब आप अपने कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज रख रहे हो, उस पर्टिकुलर केस में ही ये एप्लीकेबल होगा। तो इस सेक्शन के अंडर ना आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अप टू 30% ऑफ कॉस्ट। मतलब इन एडिशनल एम्प्लॉइज को जो आप सैलरी दे रहे हो ना, उसका 30% तक
आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि जो एम्प्लॉयज हैं, एडिशनल एम्प्लॉयज, उनकी सैलरी 25,000 से कम होनी चाहिए। वो कम से कम 240 डेज आपके अंडर काम किए हों इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, और उसके साथ साथ वो किसी RPF मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कोई भी हो सकता है, EPF, जो भी आपकी कंपनी प्रेफर करती है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हों। तो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले एम्प्लॉयज़ अगर एडिशनल एम्प्लॉयज़ हैं तो आप वहाँ पे ये एडिशनल बेनिफिट भी क्लेम कर सकते हो अपनी कंपनी के थ्रू। अब सैलरी के अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्लेम करने की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं? जब आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप AOA, MOA, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, प्रोफेशनल फी, ये सब चीज़ें देते हो। तो उन सब चीज़ों के अगेंस्ट भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मतलब आप उनको कंपनी के खर्चे की तरह दिखा सकते हो। ऐसा नहीं है आपके जेब से पैसे जाएंगे, कंपनी के अकाउंट से वो पैसा जा सकता है और इस पैसे पे कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। तो अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हो, ट्रेडमार्क लेना चाहते हो या कोई भी और सर्विसेज ना, मेक श्योर आप हमें ईमेल करो। ईमेल नहीं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। घर बैठे ही आपका सारा काम हो जाएगा। अगला जो खर्चा है वो बहुत ऑब्वियस खर्चा है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए आप रॉ मटेरियल भी ले रहे होगे, या फिर आप बिजली, पानी, ये सब चीजें अपनी फैक्ट्री में यूज कर रहे होगे, तो ये खर्चे भी आपकी टैक्सेबल इनकम से निकल जाते हैं। लेकिन व्हाट इफ आप घर से काम कर रहे हो, तो इन रेगुलर एक्सपेंसेस का क्या होगा? तो गुड न्यूज इज, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, मतलब आपका बिजनेस घर से ही चला रहे हो, उस पर्टिकुलर केस में भी आप खर्चे क्लेम कर सकते हो। मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर्टिकुलर रूम या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उसका, उसके साथ साथ अगर आप इंटरनेट चार्जेस लगा रहे हो या इवन घर का लेट्स से आप 1/4 हिस्सा यूज़ कर रहे हो तो रेंट उसका, ये सब चीज़ें भी आप क्लेम कर सकते हो एज एक्सपेंसेस इन योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब ये सब खर्चे दिखा दोगे तो इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो यार, बिजनेस में रॉ मटेरियल और ओवरहेड ही नहीं, मार्केटिंग भी बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप चाहते हो मैं आपको मार्केटिंग के ऊपर कुछ स्पेशल वीडियोस बना के दूं तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या फिर आप होर्डिंग्स लगवा रहे हो, टीवी में ऐड दे रहे हो, किसी भी तरीके की मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हो, उसके लिए भी जो एक्सपेंसेस आपके लग रहे हैं वो आपकी टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होंगे। एज अ बिजनेस ओनर आपको रोज रोज अपने ऑफिस जाने के लिए या इन मीटिंग्स वगैरह में जाने के लिए हो सकता है अपना पर्सनल व्हीकल यूज करना पड़ता हो, तो कार का मेंटेनेंस भी चाहिए होता है, फ्यूल भी चाहिए होता है, रिपेयरिंग भी चाहिए होती है। ये सारे खर्चे भी आप क्लेम कर सकते हो। इनफैक्ट नॉट जस्ट व्हीकल, आप अपना मोबाइल बिल का खर्चा भी क्लेम कर सकते हो अगर आप अपना व्हीकल या फोन प्राइमरीली बिजनेस यूज के लिए ही ले रहे हो। तो ये सारे खर्चे भी आपके बिजनेस से खर्चे बन जाते हैं और टैक्सेबल इनकम से हट जाते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस के लिए इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता है, जिसमें आपकी फ्लाइट टिकट्स, कैब के बिल्स, एकोमोडेशन, ये सब चीज़ें आती है। तो अगर आप बिजनेस पर्पज से ट्रैवल कर रहे हो तो ये सब एक्सपेंसेस भी आपके टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएंगे। मेक श्योर आप सारे के सारे ना रिकॉर्ड संभाल के रखो। एंड इन फैक्ट आउट ऑफ सिटी ही क्यों, अगर आपकी मीटिंग आप ही की सिटी में है, अगर आप किसी क्लाइंट को डिनर पे लेके जा रहे हो या किसी इवेंट पे लेके जा रहे हो, लेकिन वो एक बिजनेस पर्पस के लिए है, तो आप उस इवेंट, डिनर या जहाँ पे भी लेकर जा रहे हो वहाँ का खर्चा भी क्लेम कर सकते हो। अब हमने मीटिंग की तो बात कर ली, व्हाट इफ आपको अपने एम्प्लॉइज को पार्टी देनी है अपने सक्सेस के लिए, कुछ सेलिब्रेशन करना है, या आजकल काफ़ी सारे कंपनीज ना आउटबाउंड क्रिएट करती है अपने एम्प्लॉइज के लिए जस्ट फॉर रिक्रिएशन और सेलिब्रेशन। तो ऐसी सेलिब्रेशंस, ऐसे इवेंट्स, ऐसे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी आप क्लेम कर सकते हो एज एक्सपेंसेस। तो जब वो खर्चा हो जाएगा वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम से हट जाएगा। अगर आपकी कंपनी ने कोई ऐसा एसेट परचेज किया है जो वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाली है, मान लो आपने अपने बिजनेस के लिए एक मशीन ली है 1 लाख रुपए की, जो आपके अकॉर्डिंग 10 साल तक चलने वाली है, मतलब हर साल 10-10 हज़ार का खर्चा, तो आप आज के दिन में एकदम से वो 1 लाख रुपए नहीं क्लेम कर सकते हो अपनी PNL में। मतलब आप उसको पूरे को अपने टैक्सेबल इनकम से नहीं हटा सकते हो, लेकिन क्योंकि आप उस मशीन को
10 साल तक यूज़ करने वाले हो, तो हर साल आप मान सकते हो कि आप 10,000 की मशीन यूज़ कर रहे हो, तब पूरे 10 साल में आपका 1 लाख वसूल हो रहा है। तो उस हिसाब से आप 1 साल के लिए 10,000 अमाउंट को एज एक्सपेंस काउंट कर सकते हो अपनी PNL में और उस पर टैक्स बचा सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी जो मशीन की वैल्यू है वो घटती जा रही है। पहले साल में 1 लाख थी, 10,000 की यूज़ कर ली, अब 90,000 बची। उस तरीके से उसकी वैल्यू हो रही है डेप्रीशिएट। अब किस चीज़ पे, किस इंस्ट्रूमेंट पे कितना डिप्रिसिएशन लगता है, कितना परसेंट लगता है, कितना टाइम पीरियड लेते हैं, ये सब चीज़ें आपका अकाउंटेंट आपको डेफिनेटली बता देगा। ध्यान रखना, प्राइवेट लिमिटेड में ऑडिटिंग इज़ कंपलसरी, तो आप अपने टैक्सेस के लिए ना अपने अकाउंटेंट से भी इंफॉर्मेशन लेते रहना। उसके साथ साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है डोनेशंस। जस्ट लाइक इंडिविजुअल इनकम टैक्स, कंपनी के टैक्स में भी अगर आप डोनेशंस कर रहे हो ना किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, किसी NGO को, किसी पॉलिटिकल पार्टी फंड को, उन पर्टिकुलर केसेस में भी आप अंडर सेक्शन 80G उस अमाउंट को अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट करवा सकते हो। तो इसमें ना बहुत सारी कैटेगरीज होती है, ABCD, एंड कैटेगरी A और C में आपको 100% तक डिडक्शन मिल जाता है। अब हम बढ़ते हैं कुछ स्पेशल रेट्स के ऊपर। देखो, प्राइवेट लिमिटेड में वैसे तो 25% या 30% डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर आपका टैक्स होता है, लेकिन अब जो नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बन रही है उनको कुछ स्पेशल रेट्स मिल जाते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना टैक्स रेट कर सकती है 15% और बाकी कंपनीज के लिए 22% तक आप अपना टैक्स लेके जा सकते हो। तो इन दोनों को कैसे अवेल करना है, एग्जैक्टली कितना टैक्स लगेगा और इसमें क्या क्या कंडीशंस है, ये भी मैंने इसी सेम वीडियो में मेंशन की हुई है। तो ये वीडियो कंप्लीट होते ही आप टैक्सेस एंड प्राइवेट लिमिटेड वाला वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। अब मैं आपको 2 बहुत ही ज़रूरी टिप्स देने वाली हूँ जो आपको ना ध्यान रखना है और गलती से भी ये गलतियां नहीं करनी। पहली चीज़ तो ये, अगर आप वेंडर को पेमेंट करते हुए आपको TDS कट करना है तो मेक श्योर आप वो करो, क्योंकि अगर आपने वो TDS नहीं काटा तो जितनी भी आपने पेमेंट की है ना वो पूरी ही काउंट नहीं होगी और आपको उस पर एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी वेंडर को पे कर रहे हो 1 लाख रुपए, उस पे आपको 10% का TDS काटना था, आपने नहीं काटा, तो अब वो 10,000 ही नहीं, पूरा का पूरा 1 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम में काउंट होगा। तो ये गलती से भी मत करना। दूसरी चीज, आपको डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे फोकस करना चाहिए। एक दिन में 10,000 से ज़्यादा अगर आप किसी वर्कर को कैश में दे रहे हो तो वो भी फिर आपका एक्सपेंसेस में काउंट नहीं होगा और उस पर भी टैक्स भरना पड़ जाएगा। मतलब मान लो आपने किसी वर्कर को 12,000 रुपए कैश में दिए, पूरा 12 का 12,000 पे आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर ये लिमिट 10,000 से बढ़कर 35,000 तक है, 35,000 की लिमिट है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली है, आपको प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना है नहीं करना, या अपने टैक्सेस कैसे बचाने हैं। लेकिन अभी भी अगर आप श्योर नहीं हो ना, तो आप ये वाला और ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो जहां मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंपेयर किया है बाकी कंपनी टाइप से, ताकि आप डिसाइड कर पाओ आपके लिए क्या बेटर चॉइस है। और रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर ही सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। लेकिन मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप और कौन से वीडियोस देखना चाहोगे इस चैनल पे।